तो दोस्तों फाइनली बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ का अलॉटमेंट ऑलरेडी आ चुका है एंड मंडे को अब हमें इसका लिस्टिंग भी देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे में जिन लोगों को भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है वो बहुत ही कंफ्यूजन में है कि उन्हें इस आईपीओ के साथ क्या करनी चाहिए, यानी लिस्टिंग डे के दिन क्या इस आईपीओ को उन्हें होल्ड करना चाहिए या फिर लिस्टिंग लेकर निकल जाना चाहिए। तो दोस्तों चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी का स्ट्रेंथ एंड रिस्क फैक्टर को देखते हुए इसके इंडस्ट्री आउटलुक के बारे में डिस्कशन करेंगे, ताकि ये हमें अनुमान लग सके कि इस आईपीओ को हमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करनी चाहिए या फिर लिस्टिंग लेकर निकल जाना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको इस आईपीओ के साथ क्या करनी चाहिए उसका एक क्लियर पिक्चर मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में। तो दोस्तों अगर बात करते हैं इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में, तो ग्रे मार्केट में अभी इसका डिमांड 105% से लेकर 110% के आसपास तक चल रहा है। यानी 110% के हिसाब से भी देखा जाए तो पर शेयर पे हमें 77 रुपये का प्रॉफिट बता रहा है। 214 शेयर का लॉट है, उस हिसाब से मैक्स टू मैक्स हमें 16,000 से लेकर 17,000 रुपये तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। मतलब दोस्तों अगर मंडे तक इसके ग्रे मार्केट में 105% से लेकर 110% के आसपास तक डिमांड बना रहता है तो इस आईपीओ में हमें काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है। बट दोस्तों जैसे कि मैं आपको हमेशा रिमाइंड करता हूं कि हमें किसी भी आईपीओ में उसके ग्रे मार्केट पे टोटली रिलाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीएमपी एक टेंटेटिव प्राइस होता है जो मार्केट के सिचुएशंस के अनुसार कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। इसीलिए हमें किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी का काम एंड उस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में थोरली रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि अगर अभी इसके जीएमपी में 105% से लेकर 110% के आसपास तक डिमांड बना हुआ है तो इसका लिस्टिंग हमें यहीं 105% से लेकर 110% पे देखने को मिलेगा। हो सके तो इसका लिस्टिंग हमें 120% के ऊपर भी देखने को मिल सकता है, या फिर अगर 100% के नीचे भी लिस्ट होता है तो उसके लिए भी हमें एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी बना के चलनी चाहिए। तो फिर चलिए हम बात कर लेते हैं कि हमें इस आईपीओ में लिस्टिंग डे के दिन कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए ताकि हमें इस आईपीओ से ज़्यादा प्रॉफिट गेन हो सके। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो आईपीओ है वो लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म कर सकता है, ताकि इस आईपीओ में उनको भी प्रॉफिट हो सके जिनको भी इसका अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है। यानी क्या जिनको इसका अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है क्या वो इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते हैं। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म या फ्रेश एंट्री के लिए सबसे पहले हमें इस कंपनी का स्ट्रेंथ एंड रिस्क फैक्टर के साथ साथ इसके इंडस्ट्री आउटलुक को भी देखना होगा। तो अगर सबसे पहले इसके इंडस्ट्री आउटलुक के बारे में बात करें तो देखिए इंडिया की तेजी से बढ़ती हुई अर्बनाइजेशन ने इकोनॉमिक ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को एक नया बूस्ट दिया है। एंड दोस्तों क्या आपको पता है कि 2025 तक हमारा अर्बन पॉपुलेशन 38% तक का पहुंचने का अनुमान है। यानी 2025 के लास्ट तक इंडिया का जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 38% पॉपुलेशन शहर में बस जाएगा। लेकिन दोस्तों इस ग्रोथ के बावजूद भी आज भी इंडिया में बहुत लोगों को फॉर्मल बैंकिंग का एक्सेस नहीं है, क्योंकि 2021 में केवल 12% लोगों ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा पैसा बोरो किया था, जो कि 2017 में केवल 8% के आसपास था। यानी देखा जाए दोस्तों तो इस सेक्टर में तो ग्रोथ हो रहा है बट अभी भी मंजिल काफ़ी दूर है। यानी ये सेक्टर तो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। वहीं अगर इस कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में देखा जाए तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि ये एक बजाज ग्रुप का कंपनी है जिसे बजाज के नाम का भी काफ़ी फायदा मिलता है। यानी जहां नाम बजाज का आ जाता है वहां लोगों में एक एडिशनल सेटिस्फेक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि इसका पेरेंट कंपनी बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व ने काफ़ी अच्छा खासा मार्केट शेयर को कैप्चर करके रखा हुआ है। एंड वहीं हुडको के बाद ये कंपनी सेकेंड लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जिसके पास काफ़ी अच्छा खासा मार्केट शेयर भी है। वहीं इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी काफ़ी लार्ज है, यानी ये आपको होम लोन भी देती है एंड आपके प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी लोन देती है। वहीं इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण 174 लोकेशन पे कंपनी 215 ब्रांच को ओपन कर पाई है, जिसके थ्रू ये कंपनी अपने रिस्क को भी काफ़ी अच्छी तरह से मैनेज कर पाती है। वहीं दोस्तों अगर इसके रिस्क के बारे में बात किया जाए तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का मार्केट कैप LIC हाउसिंग फाइनेंस के मार्केट कैप से ऑलमोस्ट डबल के आसपास है, बट इसके रेवेन्यू में हमें जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि FY24 में बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो रेवेन्यू था वो लगभग 7600 करोड़ के आसपास तक था। बट अगर सेम फाइनेंशियल ईयर में LIC हाउसिंग फाइनेंस का रेवेन्यू देखा जाए तो इसका रेवेन्यू 2700 करोड़ से भी ज़्यादा है। वहीं इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट भी LIC हाउसिंग फाइनेंस से कहीं कम है, जबकि LIC हाउसिंग फाइनेंस का एसेट अंडर मैनेजमेंट इससे 3 गुना ज़्यादा है। यानी LIC हाउसिंग फाइनेंस से ये कंपनी मार्केट कैप में
रेवेन्यू में एंड एसेट अंडर मैनेजमेंट में काफ़ी पीछा है। बट अगर वैल्यूएशन वाइज देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज ये LIC हाउसिंग फाइनेंस से कहीं ज़्यादा है। यानी LIC हाउसिंग फाइनेंस इस कंपनी के मुकाबले भी हमें अभी काफ़ी सस्ती वैल्यूएशन पे मिल रही है। इसीलिए अभी हमें LIC हाउसिंग फाइनेंस के प्राइस में भी काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों, इसके इंडस्ट्री आउटलुक, इसके स्ट्रेंथ एंड रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए अगर बात करें कि इस IPO में हमें फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए, तो दोस्तों जैसे कि हमने अभी देखा कि LIC हाउसिंग फाइनेंस इससे कहीं ज़्यादा अच्छी कंपनी है, जो इस कंपनी से हमें काफ़ी सस्ती वैल्यूएशन पे भी मार्केट में मिल रहा है। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का वैल्यूएशन तो इसके पीर के मुकाबले पहले ही हाई था, बट अगर इसका लिस्टिंग हमें 100% के ऊपर देखने को मिलता है तब तो इसका वैल्यूएशन और भी हाई हो जाएगा। बट क्या है कि ये जो कंपनी है वो बजाज ग्रुप के अंडर आती है, तो लोगों को बजाज ग्रुप पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा है कि ये कंपनी बजाज फिनसर्व एंड बजाज फाइनेंस जैसे आपको आगे तगड़ी रिटर्न दे पाएगी। इसीलिए ये कंपनी सब्सक्रिप्शन के मामले में सारे IPO को बीट करते हुए पहली कंपनी बन गई है जिसमें अभी तक भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा पैसा लगाया गया है। तो जिस तरीका से इसका डिमांड पहले से ही मार्केट में बना हुआ है, उस तरीका से लग रहा है कि लिस्टिंग के बाद भी ये IPO 2-3 दिन तक फोकस में रह सकता है। तो अगर जिनको भी इसका अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है तो वो लिस्टिंग डे के दिन इस IPO के डिमांड को देखते हुए 2-3 दिन के व्यू से इस IPO में फ्रेश एंट्री बना सकते हैं। बट वहीं अब बात करें कि उनको क्या करना चाहिए जिनको कि इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है, यानी क्या उन्हें इस IPO में अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर इस IPO को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, जिससे कि ये कंपनी भी बजाज फिनसर्व एंड बजाज फाइनेंस जैसी हमें तगड़ी रिटर्न दे पाए। तो दोस्तों, अगर आप केवल इस IPO में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई किए थे कि इस IPO में तो आपको केवल लिस्टिंग गेंस से मतलब है, क्योंकि शुरुआत से ही इसके ग्रे मार्केट में डिमांड काफ़ी तगड़ा चल रहा था। तो अगर आप केवल लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई किए हैं तो आपको अच्छा खासा इस पे लिस्टिंग गेंस देखने को मिल रहा है, तो आप चाहे तो इससे अपना लिस्टिंग गेंस लेके खुशी खुशी एग्जिट ले सकते हैं। बट अगर आप बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व जैसे तगड़ी रिटर्न के लिए इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो आप इसको बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके छोड़ सकते हैं। बट क्या है कि बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व जैसे तो हमें इसमें तगड़ी रिटर्न देखने को नहीं मिलेगी, पर हाँ, ये लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी अच्छी साबित हो सकती है। बट वहीं अगर आप अपने प्रिंसिपल कैपिटल पे बिल्कुल रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो जो भी आपको 15,000 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, आप चाहे तो उस प्रॉफिट को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके छोड़ सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आपका तो कैपिटल सेफ रहेगा, पर जो आपका प्रॉफिट है वो लॉन्ग टर्म में कंपाउंड होते रहेगा। यानी आप जो 15,000 के आसपास अपना पैसा लगाए थे वो तो आपके पास रिटर्न आ जाएगा, पर जो आपका प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपाउंड होते रहेगा। सो अगर कोई रिस्क नहीं चाहते हैं तो आप अपने प्रॉफिट को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। बट दोस्तों, याद रहे कि लिस्टिंग डे के दिन आपको कोई भी डिसीजन जल्दीबाजी में नहीं बनानी है। आपके पास 9:45 से लेकर 10 बजे तक 15 मिनट का आराम से समय रहेगा। उस 15 मिनट में आपको इस IPO के वॉल्यूम को एनालाइज करना है, इसके ओपनिंग प्राइस को देखना है एंड उसके बाद ही आपको इस IPO में कोई भी डिसीजन बनानी है। एंड अगर आप भी हमारे साथ इस IPO को प्री मार्केट में एनालाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम लोग हर IPO के प्री मार्केट में उसको अच्छे से एनालाइज करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि खुलते ही ये IPO वहाँ से ऊपर जा सकता है या फिर वहाँ से नीचा गिर सकता है। सो प्री IPO मार्केट एनालिसिस के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें। तो दोस्तों, ये तो था मेरा पूरा लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी इस IPO को लेके। आपका क्या स्ट्रेटजी है और कौन कौन इस IPO को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाला है और कौन कौन इससे लिस्टिंग गेंस लेके निकलने वाला है, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है वो हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ इन्वेस्टिंग।